हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो हमने अभी इससे पहले आपको एक वीडियो अपलोड करी है। उस वीडियो में आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होती है, और साथ में आपने मोमेंटम को भी समझा कि मोमेंटम क्या होता है बेसिकली। तो मैंने आपको बताया था मोमेंटम, द अमाउंट ऑफ मोशन और क्वांटिटी विच कैन यू मेजर इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। और साथ ही में हमने चेंज इन लीनियर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन किया था। हाउ कैन यू फाइंड अ चेंज इन लीनियर मोमेंटम? एंड द फॉर्मूला ऑफ चेंज इज m ब्रैकेट v माइनस u। v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो लेक्चर नंबर 4, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, इस लेक्चर में हम न्यूटन की सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि न्यूटन की सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज द रेट of change in linear momentum। देखो linear momentum, either momentum if the object move in a straight path। linear मतलब होता है if an object moving in a straight line। तो यहां पर आप linear वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सिंपली momentum भी लिख सकते हैं। the rate of change in momentum is directly proportional to external unbalanced force applied on an object and object move along the direction of force, this is the statement। ये हमको स्टेटमेंट दी थी किसने? न्यूटन ने हमको ये स्टेटमेंट दी थी। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सेकंड स्टेटमेंट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे लिखिए क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ रेट। व्हाट इज मीन बाय रेट? रेट मतलब होता है टाइम। रेट मतलब क्या होता है? टाइम। कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, उसको आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब ये जो जितने टाइम में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जो आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको मैं मैथमेटिकली लिखूंगा और न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें एक फोर्स का फॉर्मूला मिलता है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस फॉर्मूले को हम प्रूव भी आपको करके दिखाएंगे। तो ओके, सबसे पहले ये जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, आई होप कि आपने ये नोट कर ली होगी। मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या आता है बेटा? स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या क्वेश्चन आता है? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करिए विच इज F इक्वल्स टू ma। ये आपको ड्राइव करना है किसकी हेल्प से? न्यूटन की सेकंड लॉ की हेल्प से। अब हम स्टेटमेंट थ्योरेटिकली हमने पढ़ी, अब हम मैथमेटिकली देखते हैं हाउ कैन यू राइट दिस स्टेटमेंट मैथमेटिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। F, force is directly proportional to rate of change in linear momentum।
या सिंपली आप मोमेंटम भी लिख सकते हैं। ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लीनियर सिर्फ इसलिए यूज किया मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। ठीक, अब आपको समझना क्या है, देखो पहले मैं इसको समझा देता हूं थोड़ा सा, कि अगर हम बात करें, आप किसी ऑब्जेक्ट को, आपने सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक, अभी आपने जो फोर्स अप्लाई करी उसकी वजह से ये पेन 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने? 5 मीटर की। जब आपने इस ऑब्जेक्ट पर और ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाया और काफी तेज फेंका, क्या हुआ? जो पहले पेन 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, अब ये पेन 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने फोर्स को बढ़ाया, जब आपने फोर्स को इंक्रीज करी, क्या देखने को मिला? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। पहले वो ऑब्जेक्ट सपोज करिए 2 सेकेंड में सिर्फ कितना चल पाया? कितना चल पाया? 5 मीटर। लेकिन जब आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करी और वो इंक्रीज अमाउंट में करी, तो क्या देखने को मिला? वही ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स इंक्रीज करते हैं तो उसके मोमेंटम में जो चेंज आता है, इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, वो भी इंक्रीज होता है। ठीक, सपोज करिए 2 कार है, ठीक, 2 कार, एक कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, एक कार 90 किलोमीटर पर आवर से। दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा। कौन डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल जल्दी करेगी? तो आपका आंसर होगा सर जो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है वो स्पीड ज्यादा होने की वजह से कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब सेकंड कार पे जो फोर्स लगा रहे हैं आप, वो ज्यादा लगा रहे हैं और फर्स्ट कार पे फोर्स कम लग रही है। इसकी वजह से क्या हुआ? वो डिस्टेंस प्रॉपर ज्यादा टाइम में कवर नहीं कर पा रही है। इसका मतलब कि जब आप फोर्स बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो जाता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? चलिए देखते हैं अब इसको कैसे लिखते हैं। देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल किसका है? प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। इस सिंबल को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। ये हमको बताता है कि ये फोर्स किस फैक्टर पे और कैसे डिपेंड करती है। ठीक, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मैं ऑलरेडी आपको एक चेंज का फॉर्मूला बता चुका हूं। हाउ कैन यू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम? बताइए, अगर आपको मोमेंटम में चेंज फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? mv-u। सो इस की जगह, इस चेंज इन लीनियर मोमेंटम की जगह क्या लिख सकते हैं आप? mv-u। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेट। रेट से कंफ्यूज नहीं ना। रेट मतलब होता है, अभी बताया मैंने, टाइम। रेट मतलब क्या होता है? इस टर्म को आप किससे डिवाइड कर दीजिए? टाइम से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? टाइम से। अब आपको इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है। जब भी आप एक प्रोपोर्शनलिटी साइन, यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसका मतलब अगर ये टर्म इंक्रीज होगा, इसका मतलब आपने क्या इंक्रीज करी? फोर्स इंक्रीज करी। जब आप फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो mv-u/t की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे बेटा? कांस्टेंट लगाएंगे। तो ये आ गया F इक्वल्स टू के mv-u/t। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो k की वैल्यू है क्या होनी चाहिए? तो जब ये न्यूटन ने ये लॉ दिया तो वो फ्री था इस k की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इससे पहले किसी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो न्यूटन ने इस k की वैल्यू को क्या माना बेटा? 1 माना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज अ 1। तो यू कैन राइट, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ k which is 1. So you have only mv-u/t। तो आपके पास एक फॉर्मूला आया m इज इक्वल्स टू v-u/t। देखो फर्स्ट स्टेप क्या थी? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये लिखना है आपको। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया हमने, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया। इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा। रेट मतलब होता है टाइम और चेंज इन मोमेंटम होता है mv-u। ठीक, हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, k लगाया। k की वैल्यू क्या बताइए आपको? 1। तो F इक्वल्स टू कितना आ गया? mv-u/t आ गया। ठीक, अब आप बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. अगेन चेंज कैसे निकालते हैं बताया मैंने आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट मतलब क्या होता है? टाइम. तो v माइनस यू को अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा. और यहां पर आप v माइनस यू अपॉन टी की जगह फिर क्या पुट कर सकते हैं? आप पुट कर सकते हैं एक्सेलरेशन. तो आप देख सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन. ये आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है. क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर आएगा डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब यहां पर फोर्स और मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चेक करिए. क्या आप कह सकते हैं, अभी मैं इसको रफ करता हूं, ठीक, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक, अभी हमें काफी सारी चीजें और डिस्कस करनी है. तो मैं आपसे पूछता हूं, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक, ये फॉर्मूला आया. ठीक है, अब यहां पे बताइए ये फोर्स और इस मास के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है? सर फोर्स और मास के बीच में रिलेशन आ रहा है डायरेक्टली. इसका मतलब जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा फोर्स भी इंक्रीज होगी. एक आप 10 ग्राम का एक स्टोन लीजिए, 10 ग्राम का स्टोन, और किसी पे हिट करिए, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा. और ये आप 10 kg का स्टोन लीजिए बड़ा सा एक, और उसको फेंकिए, क्या होगा उस पर हिट? जब आप करेंगे तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी. तो इसका मतलब जब आप मास को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी क्या होती है? ज्यादा होती है. या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होता है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ती है. समझ में आ रही बात? सेकेंड पॉइंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो क्या देखते हैं आप? अभी मैंने एग्जांपल लिया था, पहले आपने इसको एक कम वेलोसिटी से थ्रो किया, जब आपने ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया तो इस ऑब्जेक्ट की या इस पेन की जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, उस वेलोसिटी में जो चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन. तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. ये चीज आपको समझनी है. समझ में आई मेरी बात? तो ये था हमारा फोर्स का फॉर्मूला. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो न्यूमेरिकल्स होंगे. क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सेलरेशन बहुत कम गिवन होती है, तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या यूज करना है? v माइनस यू अपॉन टी. ये फॉर्मूला आपके 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा यूज होगा. F इक्वल्स टू m v माइनस यू अपॉन टी, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी. ठीक, और फोर्स की यूनिट हम बता चुके हैं. जब भी आपको फोर्स कैलकुलेट करनी हो और जो आंसर आएगा उसको किस में लिखना है? न्यूटन में. और सिंबल क्या होता है इसका? n. क्या होता है बेटा? सिंबल n होता है. समझ में आ रही बात? ओके, अब यहां पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम. मैं आपको इसी फोर्स के फॉर्मूले से न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा. क्या बोला बेटा मैंने? इस फॉर्मूले से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will remain at rest. If a body is in motion, it will remain in motion until and unless it is compelled by any external unbalanced force. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा. कब तक? जब तक उसके ऊपर आप कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. अब यहां पर उसका प्रूफ देखते हैं. सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट rest. If an object is at rest, what is the acceleration of the object? बताइए जरा, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी क्या?
तो आपका आंसर होगा नो सर, एक्सेलरेशन तो होगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। अगर उसकी एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां पे अप्लाई करिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे एक्सेलरेशन क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई, और अगर एक्सेलरेशन जीरो आ जाती है तो फोर्स भी क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई। फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर ही रहेगा। समझ में आई? ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू ए की वैल्यू जीरो पुट करी, F की वैल्यू जीरो आई, और यहां से ये प्रूव हो गया कि नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है, जिसकी वजह से आप उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ओके, अब मैं आपसे बोलता हूं सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है बेटा वो कांस्टेंट होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन इट मींस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आपकी कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड अगर कंटिन्यूस यही फॉलो कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप कह सकते हैं मेरी गाड़ी की या मेरी व्हीकल की या मेरी कार की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इट मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी में ही कोई चेंज नहीं होता है तो अगेन एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तब आप बोल सकते हैं कि हाँ इस बॉडी ने एक्सेलरेशन किया है, ये बॉडी एक्सेलरेट हुई है। बट अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे मैंने रीजन अभी अब बताया आपको कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर से कंटिन्यूस आप चल रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है। तो यहां पर एक्सेलरेशन अगेन क्या आ गई बेटा, जीरो। रीजन क्या लिखा आपने, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगेन अगर एक्सेलरेशन जीरो आ गई तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या आ गई आपके पास, जीरो। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहती है। यही तो थी न्यूटन फर्स्ट लॉ, और इनर्शिया भी तो यही था। अगर बॉडी रेस्ट पर है और आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई है, या इस केस में फोर्स जीरो आ रही है, तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो है, इस केस में भी फोर्स जीरो है। इसका मतलब अगर फोर्स नहीं लग रही है तो जिस स्टेट में है ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है मेरी? सिंपल वे में क्या समझना है आपको, कि जब तक इस बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ये इसका प्रूफ है। जब बॉडी रेस्ट पे थी, फोर्स जीरो थी, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो स्टेट चेंज नहीं हो पाएगी। इस केस में भी देखिए फोर्स जीरो आ रही है, इसका मतलब यहां पर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब यहां पर भी वो अपनी स्टेट को चेंज बाय इट्स ओन नहीं कर पाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? इतनी क्लियर है ये चीज? तो हमने न्यूटन की सेकंड लॉ से आपको फर्स्ट लॉ को प्रूव करके दिखाया। सो यू कैन ऑल्सो प्रूव न्यूटन फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रही बात? ओके, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं। ओके, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। जनरली क्रिकेट सब देखते ही हैं, आईपीएल वगैरह, वर्ल्ड कप वगैरह, या नॉर्मल जो मैचेस होते हैं। तो जब कोई क्रिकेटर, जब आपने देखा होगा जब बॉल को कैच करता है तो क्या वो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है क्या? देखी नहीं देखी आपने चीज? जब भी कोई क्रिकेटर
किसी बॉल को कैच करता है तो क्या देखते हैं आप, वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। इट्स पुल्स हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? वो अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों लेके जाता है? इसका रीजन ये है, देखिए F किसके इक्वल था, चेंज इन मोमेंटम m v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था। अगर जो भी बॉल जिस फोर्स से आ रही है, अगर वो अपने हाथ पीछे नहीं लेके जाएगा तो क्या होगा, जो टोटल मोमेंटम होगा उस बॉल का वो सीधे सीधे किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसके हैंड्स पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो अपने हाथों को पीछे लेके नहीं जाएगा और यहां पे आके उसने अपने हाथ को हार्ड तरीके से यहां पे ऐसे रखा हुआ है, तो सारा का सारा बॉल का मोमेंटम बहुत कम समय में, ऑलमोस्ट सेकंड्स में, सारा का सारा मोमेंटम किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, उसके हाथ पे ट्रांसफर हो जाएगा और वो एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके हैंड्स पे। तो क्या हो जाएगा, वो हर्ट का हो जाएगा, लग जाएगी, चोट लग सकती है उसके हाथों में। तो उसके लिए क्या करता है, वो जो क्रिकेटर होता है उसके लिए वो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। तो पीछे ले जाने का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि जो बॉल उसके हैंड्स पर आ रही है उस पे जो मोमेंटम जो ट्रांसफर कर रही है उसके टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है बेटा, उसके टाइम पीरियड को इंक्रीज करता है कि पूरा का पूरा जो मोमेंटम है जो ट्रांसफर हो रहा है उसके हैंड्स पर, वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देता है। जब वो टाइम पीरियड को इंक्रीज करता है तो यहां पर रिलेशन चेक करिए फोर्स और टाइम के बीच में कैसी आ रही है, इनवर्सली। अगर टाइम पीरियड बढ़ा दोगे आप तो उसके हैंड पर लगने वाली फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से जो क्रिकेटर होता है अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। बात समझ में आ रही इतनी मेरी? वाई द क्रिकेटर शुड बैक हिज हैंड्स व्हेन दे कैच अ बॉल। क्लियर? ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। आप एक सीमेंटेड फ्लोर पे फॉल हुई है, ठीक है। इफ यू फॉल्स ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, क्या होगा सर, फ्रैक्चर हो जाएगा। अच्छी खासी हाइट से अगर आप गिरते हैं या फिर सपोज करो एक नॉर्मल हाइट से भी आप गिरते हैं सीमेंटेड फ्लोर पे, तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, लग सकती है आपकी। लेकिन उतनी हाइट से अगर आप एक सैंड पे गिरे, ठीक, इस पे गिरे, सैंड पे गिरे, तो क्या होगा, आपको इतनी चोट लगेगी जो चोट आपको सीमेंटेड फ्लोर से मिली थी? नो सर। इस केस में क्या हुआ, जब आप सैंड पे गिरे, जब आप सैंड पर फॉल हुए तो क्या हुआ, आपने जब आप बेसिकली पर्टिकुलर सैंड पे जब फॉल होते हैं तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो इतना हार्ड, सैंड इतनी हार्ड नहीं होती है। तो आप गिरते टाइम अपना टाइम पीरियड को, उसके कांटेक्ट में लाने वाले टाइम पीरियड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जब आप टाइम पीरियड इंक्रीज करते हैं तो अगेन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मैंने बोला अपॉन में आ रहा है बेटा ये चीज, ठीक है। टाइम पीरियड के इंक्रीज होने से फोर्स क्या होती है, कम। फोर्स के कम होने से जो मोमेंटम में चेंज आता है ये भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से आपको चोट नहीं लगती है, अगर लगती है तो इतनी ज्यादा नहीं लगती है। समझ में आ रही बात? तो ये एक रीजन समझ में आ गया। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमको बताया कि अगर आप किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है उसको जो आप चेंज करा रहे हैं, अगर उसका टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स जो होती है वो कम लगती है। अगर आप उसका टाइम पीरियड इंक्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो मोमेंटम चेंज होगा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा उस बॉडी पर, जिसकी वजह से उस पर ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी और वो पर्सन या वो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या सकता है, हर्ट हो सकता है। ठीक, ऑब्जेक्ट टूट सकता है और पर्सन हर्ट हो सकता है। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये कुछ बेसिक्स एप्लीकेशन थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। आई होप कि अब आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे दो टॉपिक और होंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉ है एक,
देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है ये। सपोज करिए मैं आपसे पूछता हूं, आप दीवार पे एक पंच मारिए, दीवार पे क्या मारिए, एक पंच। अगर आप दीवार पे, वॉल पे पंच मारते हैं तो क्या होगा, आपने इस वॉल पर एक पंच मारा, ठीक, आपने फोर्स किस पे लगाया, वॉल पर लगाया, ठीक, तो किसको हर्ट होना चाहिए था, वॉल को हर्ट होना चाहिए था ना, बट आपके भी यहां पर क्या होगा, हैंड में क्या होगा, हर्ट होगा। रीजन, जब आपने वॉल पर पंच मारा तो आपने जब वॉल पर फोर्स लगाई तो वॉल भी आपके हाथ पर क्या लगाएगी बेटा, फोर्स लगाएगी। जब आपने पंच मार के वॉल पर फोर्स लगाया तो वॉल भी आपके हाथ पर इक्वल अमाउंट में क्या अप्लाई करती है, फोर्स लगाती है। इट ऑल्सो एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन योर हैंड्स। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो दूसरी जो बॉडी है, जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, वो भी आप पर सेम अमाउंट में क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। और इसी को हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट reaction. So what is Newton third law of motion? To every action there is equal and opposite reaction. To every action there is a equal and opposite reaction. आपको अब ये दो टर्म समझने की, ये एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम रॉकेट का, ठीक, एक रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। रॉकेट देखा ही होगा आपने, इसरो हमारी जो है काफी सारी सैटेलाइट लॉन्च करती जाती है, बहुत एडवांस हो गया हमारा इसरो भी अब। तो इसरो की बात समझ रहे हैं ना, मैं इसरो वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अभी शायद कुछ दिन पहले भी इसने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, ठीक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रॉकेट की, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं रॉकेट की। तो सपोज करिए जो भी आपका ये रॉकेट है या जेट प्लेन बोल सकते हैं ये, ठीक, इसमें क्या होता है, फ्यूल होता है। फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है। जब फ्यूल बर्न होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही हैं, इसको हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये गैसेस अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं, तो एक आपको क्या मिलेगी, रिएक्शन। और वो रिएक्शन क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ये एक्शन की डायरेक्शन देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड एक्शन, ठीक। तो ये गैसेस जो फोर्स लगा रही हैं, ठीक, जो भी सराउंडिंग में, वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है तो जो भी सराउंडिंग में है, जो भी हमारे पास गैसेस हैं, वो भी क्या करेंगी, इस जेट प्लेन पे, इस रॉकेट पे क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। बट वो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। इसकी जो डायरेक्शन है, गैसेस की जो डायरेक्शन है, उसके अपोजिट होगी। तो यहां पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो जेट प्लेन मूव कर पा रहा है, वो किसकी वजह से, इन गैसेस की वजह से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस गैसेस, डाउनवर्ड। सो व्हाट इज एक्शन, सो दिस इज एक्शन। The gases are in downward direction. The force act of these gases in downward direction, and these gases also exert a force on jet plane or rocket in upward direction. That's why the jet plane is moving in upward direction. इस प्रोसेस से हमारा जेट प्लेन मूव करता है। तो एग्जाम में आता है कि जेट प्लेन जो रहता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो उसका मोशन है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आपको लिखना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। सपोज करिए ये ग्राउंड है, ठीक, क्या है बेटा, ये ग्राउंड, और आपने एक रबर बॉल को यहां पर स्टिक कराया, सॉरी रबर बॉल को हिट कराया आपने, ठीक। तो जब आपने रबर बॉल को इस ग्राउंड फ्लोर पे हिट कराया तो क्या हुआ,
रबर बॉल इस ग्राउंड से कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद क्या होता है, वापस पर्टिकुलर एक हाइट गेन करती है, टकराकर रिबाउंड होती है। व्हाई इट इज रिबाउंड? बॉल ऐसे गई बेटा, ठीक, ग्राउंड से हिट हुई, वापस रिबाउंड हो गई इस डायरेक्शन में। व्हाई इट इज रिबाउंड इन दिस डायरेक्शन? क्यों रिबाउंड हुई वो? व्हाई द बॉल इज रिबाउंड व्हेन हिट द ग्राउंड? व्हाई द बॉल इज रिबाउंड, रिबाउंड मतलब वापस जिस रास्ते से वो आ रही थी उसी रास्ते पे लौटकर चली गई। व्हाई द बॉल इज रिबाउंड व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड, व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो इसका रीजन देखिए क्या होगा, जब बॉल ग्राउंड से हिट हुई, जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आई या ग्राउंड पर फोर्स लगाया, ठीक, तो बॉल ने ग्राउंड पे क्या अप्लाई किया बेटा? जैसे ही इससे हिट होगी तो ये क्या लगाएगी बेटा? एक्शन। क्या लगाएगी बेटा? एक्शन। दिस एक्शन इज वो फोर्स जो बॉल ग्राउंड पे लगा रही है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड ड्यू टू बॉल। ये एक्शन क्या है बेटा? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। किसकी वजह से ये फोर्स लग रही है बेटा? ड्यू टू बॉल। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शन। इसको क्या बोला हमने? एक्शन बोला। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर बॉल ने ग्राउंड पे फोर्स लगाई है तो जो ग्राउंड है वो भी किस पे फोर्स लगाएगा? बॉल पे फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जब बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, इस पे फोर्स अप्लाई की, तो ग्राउंड भी उस बॉल पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो यहां पे आप बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्राउंड, ड्यू टू ग्राउंड। इस फोर्स को आप बोलेंगे बेटा रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको आप? रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। किसने बताया हमको? न्यूटन की थर्ड लॉ ने बताया। टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर बॉल ने ग्राउंड पे फोर्स लगाई है तो ग्राउंड भी बॉल पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बॉल रिबाउंड हो गई। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। स्विमिंग तो आप लोगों ने करी होगी, ठीक। जब आप स्विम करते हैं तो अपने हाथ को पीछे लेके गए, अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके गए, तो जो आप अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो अपने हैंड्स को आप लेके जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्शन। क्या बोलेंगे इसको आप? एक्शन। ये अपने हाथ जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं वो किसके अंदर? पानी के अंदर, ठीक। तो वाटर भी आप पर फोर्स लगाएगा। आपने किस पे फोर्स लगाई? वाटर पे फोर्स लगाई, तो वाटर भी आप पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा उतने ही अमाउंट में, बट अपोजिट डायरेक्शन में। आपने फोर्स किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाई है, तो वाटर आप पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से आप आगे की तरफ जाते हैं। तो जो आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, जो वाटर आप पर फोर्स लगा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको आप? रिएक्शन। दैट्स वाई। और आज तक इस लॉ को बेसिकली कोई गलत नहीं कर पाया है, इसलिए अभी तक हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने यहां पर आज कंप्लीट की है न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक। न्यूटन की फर्स्ट लॉ अब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ में हमें क्या मालूम पड़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड लॉ में हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया कि अगर आप किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक। और किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स कम लगा रहे हैं तो मोमेंटम भी कम होगा। हम फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, अगर हम उसके टाइम पीरियड को चेंज कर दें तो आप लगाने वाली या उस पर लगने वाली फोर्स को कम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? टाइम पीरियड अगर बढ़ता है तो फोर्स कम होती है, टाइम पीरियड अगर कम होगा तो फोर्स बढ़ती है, तो टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक। और थर्ड लॉ में हमने देखा कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड
अपोजिट रिएक्शन। इसको मैं मैथमेटिकली भी लिख सकता हूं, आपको लिख के दिखाता हूं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको? मैथमेटिकली लिखते हैं एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। व्हाट इज एफ ए बी? तो मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज करो ये एक ए ऑब्जेक्ट है और एक ये बी ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इन दो ऑब्जेक्ट को क्या किया आपने? कोलाइड कराया, टकराया आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे तो ए बॉडी किस पे फोर्स लगाएगी? बी बॉडी पर। तो आप इसको लिख सकते हैं एफ ए बी। व्हाट इज एफ ए बी? फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। व्हाट इज एफ ए बी? फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। अगर ए ने बी पे फोर्स लगाई है तो क्या बी ए पे फोर्स नहीं लगाएगा? या सिर्फ एक बॉडी जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई? कभी भी दो कार अगर कोलाइड करती हैं तो एक ही कार डैमेज होती है क्या? नो सर, दोनों कार डैमेज होती है, क्योंकि दोनों बॉडीज, दोनों कार एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। तो इसका मतलब बी भी ए पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। उसको आप बोलेंगे एफ बी ए। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी। किस पे फोर्स लग रही है? ए पर। किसकी वजह से? बी की वजह से। और यहां पर बी पर फोर्स लग रही है किसकी वजह से? ए की वजह से। तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू, अब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है, ठीक, इसलिए इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। बट जरा इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखिए कैसी है। एक फोर्स डायरेक्शन ये है और उसके बी वाली जो ए पे फोर्स लगा रही है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसके। दैट्स व्हाई हियर नेगेटिव साइन कम्स। इस वजह से यहां पर क्या आया है बेटा? नेगेटिव साइन आया है। दैट्स व्हाई यू कैन राइट लाइक दिस, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होती है एक्शन एंड रिएक्शन, ये हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पर लगती है या टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। देखिए यहां पे मैंने जितने भी एग्जांपल दिए आपको उसमें हमेशा दो ऑब्जेक्ट की बात करी है। यहां पर भी मैंने दो ऑब्जेक्ट की बात करी। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन, इट एक्ट्स, दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और बॉडी। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक। न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना चाहूंगा जिसका नाम है इंपल्सिव फोर्स। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे होगा और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पे होगा। और उसके बाद एनसीईआरटी की फुल एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे विद एडिशनल एक्सरसाइजेस, ठीक है। उसकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के या क्या कहते हैं एडिशनल एक्सरसाइज, और उसके बाद नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक। अभी एक छोटा सा टर्म है उसको और डिस्कस करते हैं, इसका नाम है इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स, व्हाट इज मीन बाय इंपल्सिव फोर्स, ठीक। इंपल्सिव फोर्स। अब ये इंपल्सिव फोर्स क्या होती है? सर आपने इतनी सारी फोर्स बता दी, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, अब एक फोर्स और, इंपल्सिव फोर्स क्या होती है? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कंसेप्ट भी सिंपल है। द फोर्स विच एक्ट on a short duration of time, the force which act on a short duration of time. When the force act on a short duration of time, they transfer a large momentum. They transfer a large मोमेंटम। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। ये हार्दिक पांड्या, ठीक, इसने एक शॉट मारा, उस बॉल पर जो उसने फोर्स अप्लाई करी हार्डली कितने सेकंड्स के लिए? प्रॉपर अगर देखा जाए तो 1 सेकंड के लिए भी फोर्स नहीं लगती है, 1 सेकंड के लिए भी फोर्स नहीं लगती है। लेकिन बॉल कहां जाती है? ग्राउंड के पार। MS धोनी ने 6 मारा, बैट से जब उसने बॉल को हिट किया तो उस बॉल पर जो फोर्स अप्लाई करी वो कितने टाइम के लिए होती है? हार्डली 1 सेकंड से भी कम। इस केस में क्या होगा?
सर आपने जो टाइम जो दिया बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करी उसका टाइम पीरियड बहुत कम था, बट वो बॉल तो बहुत दूर गई। तो होता क्या है कि जब आप इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं बहुत कम समय के लिए, तो उसका जो इंपैक्ट होता है, जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं बॉल ग्राउंड के पार। तो इंपल्स फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो बहुत कम समय के लिए ऑब्जेक्ट पे लगाई जा रही है। इस केस में जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर होता है कम समय के लिए, उसी को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। द फोर्स विच एक्ट ऑन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंपल्स का सिंबल होता है आई, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अगर आपको किसी भी बॉडी का इंपल्स निकालना है, इंपल्सिव फोर्स फाइंड करनी है, तो आपको जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको? इंपल्सिव फोर्स। द सिंबल ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज आई। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट बता दी हमने आपको, ये इंपल्स का फॉर्मूला बता दिया आपको। ठीक है, इसको हम इंपल्स भी कहते हैं या इंपल्सिव फोर्स भी कह सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे बेस्ड होगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी हम आपको स्टेटमेंट बताएंगे और साथ में इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। न्यूटन थर्ड लॉ का रिकॉइल वेलोसिटी से एक चीज और याद आ गई मेरे को, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने ट्रिगर दबाया, गन से बुलेट फायर्ड हुई, दिस इज एक्शन, दिस इज एक्शन। लेकिन आपको एक झटका लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपको एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फील होता है, आपका जो शोल्डर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब बुलेट ने भी गन पर क्या लगाई बेटा? फोर्स लगाई, जिसकी वजह से आपका हाथ, आपका शोल्डर किस डायरेक्शन में मूव करता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपने जो फोर्स लगाई ट्रिगर दबाकर गन पर, जब आपने एक शॉट फायर किया, दिस इज एक्शन। ठीक, और बुलेट ने फिर जो गन पे फोर्स लगाई, इसकी वजह से आपका शोल्डर या हैंड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, दिस इज रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा था आपको, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड रिकॉइल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज विद एग्जाम्पलर हम देखेंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनटीएससी ओलंपियाड से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। और पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन प्रॉपर होता रहना चाहिए बेटा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।